नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा द्वादशी आईटी एंड प्रोग्रामिंग द्वितीय पाठ क्रमांक 2 अर्थात एरे इस पाठ के पढ़ने के क्रम में 7वें वीडियो को देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने एरे के बुनियाद ऑपरेशंस में से ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन आदि बुनियादी क्रियाओं को करते हुए देखा था। आज हम एरे को अपडेट करने के बारे में जानकारी लेते हैं। एरे अपडेट करने का अर्थ होता है कि एक एरे में से तत्वों को खोज करके उसके स्थान पर नए अवयव को जोड़ना, एक अवयव को हटा करके उसी स्थान पर नए अवयव को जोड़ना। तो इस संचित अवयव को पहले रखने की प्रक्रिया हम सब जानते हैं। अब उसको फ्लो चार्ट के क्रम में कैसे करते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। तो काउंटर को एरे को मांग करके रखना हो या एरे में एक बार मान को रख लेने के बाद काउंटर को शून्य से शुरू करते हुए जिस विधि के द्वारा अपडेट किया जाता है उसको यहाँ फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। इस फ्लो चार्ट में हम देख सकते हैं कि काउंटर को शून्य से शुरू करते हैं और जब तक काउंटर हमारा अंतिम मान n से कम आता है तब तक हम खोजते हुए चलते हैं और खोजते समय हम काउंटर के स्थान जैसे C अगर a of 0, a of 1, a of 2 इसको तुलना करते हैं हमारा इच्छित तथ्य जिसे हम खोज रहे हैं t के द्वारा। कहीं भी इसकी समानता सत्य हो जाता है तो उस स्थान पर नई संख्या u को रखते हुए कार्य समाप्त हो जाता है। अगर नहीं होता है तो काउंटर को आगे बढ़ते हुए ये अंतिम मान पहुंचने तक कार्य को दोहरा जा रहा है। इसके एल्गोरिदम के रूप में यहाँ बिंदु सह लिखा गया है। C का मान को शून्य करता है। A of C यानी कि A of 0, A of 1, A of 2 जब एल्गोरिदम के रूप में लिखा जाता है इस प्रकार के सबस्क्रिप्ट के रूप में नीचे की ओर लिखा जा सकता है। यहाँ आपको बड़ी कोष्ठक या C भाषा का व्याकरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होता है। यह सहज भाषा अक्षरशः लिख करके दूसरों को समझाने के लिए जो होते हैं उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो उसको क्रमिक क्रियाओं को हम क्रमशः लिखे हैं। तो इसलिए यहाँ A of C में जो उच्चारण कर रहा हूँ उसे आप कोष्ठक के अंदर C का मान नहीं दिख रहा है, आप लिख भी सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं होगा। किसी भी प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए। तो AC इज T, अगर ये T के साथ समान हो रहा है तो AC के स्थान पर U को रखिए। सेट AC आज U, AC आज U इस पंक्ति को यहाँ लिखा गया है और उसके बाद समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए स्टॉप जो है यहाँ 7 नंबर बिंदु पे लिखा गया है, इसलिए यह लिखा है गो टू स्टेप 7 यानी कि कार्य समाप्त हो जाएगा। नहीं तो क्या करता है फ्लो चार्ट में हम अगले काउंटर को वृद्धि करते हैं और तब तक चलता है जब तक हम काउंटर के अंतिम मान यानी कि एरे की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये कार्यों को दोहरान करने के लिए वापस स्टेप क्रमांक 3 को भेज दिया जाता है। अगर नहीं है, पूरे के पूरे चक्र पूरा हो गया फिर भी हमने कहीं भी ये नहीं मिला है तो ये कभी भी ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन कभी भी सत्य नहीं हुआ। अगर सत्य नहीं होता है तो यह लिखता है जिसे हम खोज रहे हैं जिस नई संख्या के द्वारा बदलने के लिए वो संख्या सूची में नहीं है, तो ऐसा लिख देगा। अब उसको प्रोग्राम के रूप में लिखा जा गया है। तो हमने यहाँ एक एरे की 10 अवयव को मांगने के लिए रन टाइम असाइनमेंट न करके हम कंपाइल टाइम में ही उसके मान को रख दिए हैं। ये जो मान रखा गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये मन से है। आप किसी भी क्रम में कैसे भी संख्या 10 संख्या आपको देना है। मझले कोष्ठक के जोड़ी में इस प्रकार की घोषित करते हैं। जब हम पुस्तक से अध्ययन करेंगे तो इन सभी बातों के बारे में कैसे घोषणा करेंगे उसके बारे में दोबारा दोहरान हो जाएगा। एक एरे को इनिशियलाइज करने के बाद उसको प्रारंभिक मान दे देने के बाद
हम क्या करते हैं कि किस संख्या को बदलना है उसे मांग लेते हैं, कौन सी संख्या को बदलना है। तो प्रिंटफ स्कैनफ की जोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। फिर लिखा है मैंने कि एंटर द न्यू नंबर, उस स्थान पर जो नया संख्या को आपको जोड़ना है, तो उस संख्या को हमने u के अंदर रखे। तो यहाँ हमने t और u दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए थे। अब हम डू व्हाइल लूप का प्रयोग किए हैं यहाँ। ये भाग तब तक क्रियान्वित होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है, जब c का मान n नहीं हो जाता है। बिल्कुल इसी का ही प्रोग्राम में अनुवाद किया गया है, इस एल्गोरिथम को ही। ठीक है, तो आप समझिए कि द अपडेटेड लिस्ट इज, ये कार्य हो जाने के बाद जब चेंज हो जाता है तो अपडेट लिस्ट को लिख देता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो आप देखेंगे एंटर द नंबर टू चेंज, अगर कोई संख्या को जो बदलना है, क्योंकि 10 20 30 पहले से ए नाम की एरे में संचय कर दिया गया है, वो कह रहा है कि 65 को खोज करके उसके जगह में 68 को रखना है। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसके बदले में 65 दिया गया है, और जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसके बदले में यू के अंदर 68 को रखा गया है। तो अपडेटेड लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है क्योंकि कार्य पूरा हो गया। फिर भी कभी भी यह कंडीशन ट्रू हुआ ही नहीं, AFC कभी भी ट्रू हुआ नहीं। अगर हो गया होता तो यू के अंदर रख करके ब्रेक कर जाता, यानी कि इस लूप से बाहर आ जाता। क्योंकि ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुआ है तो इसलिए कोई भी AFC यू के द्वारा स्थानांतरित नहीं हुआ है। अब तो इसलिए आपको एज इट इज दिखाई दे रहा है क्योंकि इस एरे के अंदर 65 नहीं था। अब एंटर द नंबर अगर दोबारा रन करेंगे आप, अब आप 60 एंटर करते हैं और उसको 68 के द्वारा बदलने के लिए वापस कहते हैं, तो आप 60 इस सूची में हैं, इसलिए 60 के स्थान पर आपकी अपडेटेड जो सूची दिखाई दे रहा है इन पंक्तियों के कारण, ये जो पंक्तियां यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनके कारण आपको अपडेटेड सूची 60 के स्थान पर 68 आपको होकर के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक सूची में से एक संख्या को खोज करके नई संख्या के द्वारा उसका स्थान बदलना। अगला बुनियादी ऑपरेशन सर्च का, लिनियर सर्च के बारे में हमने पढ़ लिए थे। आज हम समझेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। तो बाइनरी सर्च क्या करता है, उसके आधारभूत बात यह होता है कि यह पूरे एरे को बाई मतलब दो भाग में बांटता है। तो दो भाग में बांट करके इच्छित तथ्यों को उस छोटे से भाग में क्रमशः खोजता जाता है, तुलना करता जाता है। इसीलिए इसमें संख्याओं को खोजने में कम समय लगता है। तो इसकी थ्योरी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, नोट्स को। एक एरे में संचित सभी अवयव यदि क्रम में जमी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने जब लिनियर सर्च के बारे में पढ़े थे वहां हमने नोट्स में लिखे थे कि यहाँ क्रम में जमा हुआ रहना आवश्यक नहीं है, किंतु बाइनरी सर्च में जब आप संख्याओं को खोजते हैं तो सभी अवयव आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, जमे हुए रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर्ड एरे होना चाहिए। तो क्रम में जमा हुआ कोई भी एरे को आप शीघ्रता से खोजने के लिए बाइनरी सर्च का प्रयोग करेंगे। लिनियर सर्च में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जब हजार लाख इस तरह की संख्याओं में से कोई एक तथ्य को खोजना होता है, किंतु जब क्रमानुसार जमा हुआ है तो बाइनरी सर्च उसके सबसे उचित विधि है। मान के चले आपके पास एक डिक्शनरी है, एक शब्दकोश है, जहां आपको किसी एक निश्चित शब्दों को खोजना होता है। तो आप क्या करते हैं, तो आप
मोटे से शब्दकोश की बीचों बीच उंगली रख करके पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं। मान के चलिए जो शब्द को मैं खोज रहा हूँ वह टी है, तो और मेरे उंगली अभी जहाँ जो पन्ना खुला है वह ओ वाला पन्ना खुला है, तो निश्चित रूप में आप आगे की भाग में उसको खोजेंगे, तो एक भाग खोजने से आप बच गए। इस प्रकार की पुनः जो आधे भाग आपने चयन कर लिए ओ से लेकर जेड तक, उसके बीच में फिर रख करके कहीं बीच में अगर आप अंदाजन दो भाग में बांटते हैं। अब अगर कहीं कोई शब्द ऐसा आता है जो टी से बड़ा, टी से बड़े वर्णमाला में आ सकता है या टी से छोटा, तो उसी हिसाब से उसको आपको आगे की ओर पीछे की ओर आधे आधे भाग में खोजते हुए जाते हैं, तो आपको टी वाला शब्द जो है वो आपका इच्छित शब्द शीघ्रता से मिल सकता है। इसलिए शब्दकोश को आप वर्णमाला के क्रम में सजाते हुए जमाते हुए देखे होंगे। तो इस विधि में हम इसी प्रकार की बाइनरी सर्च करते हैं। तो लिखे गया है यहाँ सभी अवयव क्रम में जमी हुई है, यानी कि ऑर्डर लिस्ट है, तो उनमें से एक अवयव यानी कि तत्व को खोजने के लिए लीनियर सर्च विधि से बाइनरी सर्च विधि बहुत कम समय लगाता है। सबसे अच्छे परिस्थिति में इस विधि में पहले O of 1 यानी कि पहले तुलना के साथ आपको इच्छित तथ्य मिल जाता है। मान के चले ये एक एरे का उदाहरण दिया गया है। पहला खोजा, मैं जिस संख्या को खोज रहा था 14, जैसे उसको दो भाग करके मैं देख रहा हूँ बीच में नजर, तो मेरे को वह संख्या मिल जाता है, तो वह सबसे बेस्ट विधि होता है। तो बेस्ट विधि क्या हुआ, जब संख्या बीचों बीच है, एरे का बीचों बीच है। खराब परिस्थिति क्या होता है ना, ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हुए कहीं ना कहीं बीच में मिलता है। उस परिस्थिति में वो लॉग एन, आपके कॉमर्स में लॉगरिथम के बारे में जानकारी नहीं है, बस इसे ध्यान रखने की बात है। जो विज्ञान में भैया है उनको लॉगरिथम पढ़ाया जाता है, तो आप बस जानते हैं, जानकारी रखने के लिए आपको ये है कि ओ लॉग एन ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इतने प्रक्रिया आपको करना होता है। और इसके बारे में, इसकी समय के बारे में आपको पहले पाठ के समय में बी गो थ्योरी को पढ़ाते हुए हमने चित्र के द्वारा समझाया था। तो इस विधि को हम अर्धांतर विधि या हाफ इंटरवल भी कहते हैं, आधा भाग को छोड़ देना। इस विधि में न्यूनतम स्थान यानी कि लोअर लिमिट, जिसे हम मान के चले एल कहेंगे, और उच्चतम स्थान यानी कि हायर लिमिट, जिसको हम राइट साइड में हम इस चित्र के रूप में करेंगे, इसलिए एल्गोरिथम में मैं इसको एल और आर, लेफ्ट और राइट, इस प्रकार के नाम से चिन्हित किया है। और उसके बीच में जो स्थान रहेगा उसको हम एम यानी कि मिड पॉइंट के द्वारा निकाल करके काम करते हैं। इस स्थान पर आवश्यक संख्या को खोजा जाता है। कहाँ खोजा जाएगा, मिड पॉइंट पर खोजा जाएगा। अगर वह नहीं मिलता है तो तुलना करके देखा जाता है कि क्या वह मध्य स्थान के पूर्व में या बाद में हो सकता है। अगर मैं कोई संख्या को खोज रहा हूँ, मान के चले मैं 7 को खोज रहा हूँ और इसके बीच में मुझे 14 मिला है, तो कहाँ रहेगा, क्योंकि ये सारे संख्याएं भले क्रमशः नहीं है। आप देख सकते हैं उदाहरण में 1 3 4 6 7 8 10 13 14 18 19 21 24 37 40, तो ये क्रम में नहीं है, परंतु क्रमानुसार जमे हुए हैं, इनके आरोही क्रम में ये लिखे गए हैं। ठीक है ना, सभी संख्या लगातार नहीं हो, परंतु 14 किस भाग, 14 के अगर यहाँ मेरा मिड पॉइंट में 14 है तो 7 किस ओर आएगा, निश्चित और बाई ओर आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो राइट में मेरा ये पॉइंटर यहाँ था, उसको हम 14 के दाहिने भागे यानी कि 13 को सूचित कर देंगे। अब एल तो मेरा यहाँ एक के ऊपर रहता था, अब मेरा राइट जो है वो 13 को सूचित करेगा। अब इन दोनों के बीच वाले भाग को देखा जाएगा जो कि यहाँ आ जाएगा एम, जो कि 6 है। फिर 6 को देख करके हम क्या सोचेंगे, 6 7 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। अगर छोटा है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को
पहले लेफ्ट यहाँ था, एल मेरा यहाँ था, उसको हम 7 के ऊपर चिन्हित कर देते हैं। इस प्रकार के धीरे धीरे करके इच्छित तथ्यों को बीच वाली स्थान पर लेकर के खोजा जाता है। तो हम एक एक भाग को धीरे धीरे छोटा करते हैं, इसलिए इसमें समय भी कम लगता है। तो इसको अक्षरशः लिखा गया है, समझाया गया है, थोड़ा देख समझेंगे। अगर वो वहां नहीं मिलता है, तुलना करके देखा जाता है कि वह मध्य स्थान के पूर्व में या बाद में हो सकता है। अगर पहले वाला भाग पूर्वार्ध में है तो उच्चतम स्थान यानी कि जिसे मैंने राइट के द्वारा चिन्हित करूंगा आगे प्रोग्राम में, को मध्य स्थान से पूर्व, मध्य स्थान मेरा यहाँ था, मिडिल मेरा यहाँ था, इसकी पहला स्थान यानी कि 13 वाले स्थान पर खिसका दूंगा, यानी कि सूचित कर लूंगा। अन्यथा उत्तरार्ध यानी के बाद वाला भाग, तो अगर ये छोटा होता है तो हाईएस्ट पोजीशन आ जाता है, खिसकता है। अगर ये बड़ा होता है यानी कि ये संख्या 37 होता तो इस ओर होता, तो ये लोअर लिमिट जो है वो 14 के आगे हो जाता, यानी कि 18 को सूचित करता। ये उसकी फंडामेंटल विधि है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप में चित्र के द्वारा समझाने के लिए प्रयास किया हूं। तो पुनः इसी प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक आवश्यक संख्या जिसको हम खोज रहे हैं सर्च आइटम, वह मध्य स्थान यानी कि मिड पॉइंट पर हमें नहीं मिलता है, तथा न्यूनतम स्थान यानी कि जो लोअर लिमिट है, यह जिसे हम एल माना है, वह उच्चतम स्थान यानी कि जो हायर लिमिट है, जिसे हम राइट यानी कि आर माना है, वो उससे कम या बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा हो गया कोई स्थिति में ऐसे जोड़ते हुए मिड पॉइंट निकलते हुए जब हम +1 करते हैं तो एल प्लस 1, तो एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 +1 यानी कि 8 + 8 16/2 यानी कि 8, उसमें भी एक जोड़ दोगे खिसकाने के लिए, तो निश्चित रूप में एल जो होगा वह बड़ा हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, जबकि आर जो है वो वही 8 में रहेगा। इसका मतलब ये हो जाता है, पर निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं सारी संख्याओं को तुलना कर दिया है, फिर भी मुझे यह संख्या सूची में नहीं है। तो ये कहता है कि जब न्यूनतम लिमिट उच्चतम स्थान से भी कम या बराबर होता है तब तो करेंगे, नहीं तो नहीं हम कहेंगे यह संख्या जो जिसे खोज रहे हैं वो सूची में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक बार एक भाग को खोज करके एक भाग को प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n है, और लीनियर सर्च का अगर आपको याद होगा वह O of n था। ठीक है ना, इस बातों को बार बार ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अब इस चित्र को समझ लेने के बाद हम इसके एल्गोरिथम को पढ़ रहे हैं कि गिवन एन एरे, एक एरे हमें बताया गया है ए, जिसका नाम ए है, जिसमें n एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है। मान के चले हमारे उदाहरण में हम 10 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो A0 पहला इस तरह का संख्याएं हो गए, A0 A1 कर करके A9 तक होगा। n-1 क्यों लिखा गया, क्योंकि अगर 10 है तो अंतिम मान होगा A9, A9 यानी कि A 0 से गिनती स्टार्ट करता है, इसलिए AN-1 तक चल रहा है। और ये इस प्रकार जमे हुए हैं कि पहला संख्या दूसरे संख्या से छोटा या बराबर होगा, दूसरे संख्या इसी क्रम में तीसरे संख्या से छोटी या बराबर होगा। इस प्रकार के ये क्रमानुसार जमे हुए यानी कि आरोही क्रम में जमे हुए हैं अंत तक। अब हमारा टारगेट वैल्यू है t, जिसे हम खोजने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम बाइनरी सर्च के द्वारा इस प्रकार विधि करते हैं, उसको फ्लो चार्ट के द्वारा भी समझाया गया है। बहुत आसान विधि है, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो यह इस प्रक्रिया से पहले लेफ्ट, जैसे मैंने पहले भी पूर्व में समझाया कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, यह 17 अवयव की एक एरे है। इसी प्रकार की मान के चले हम हमारे उदाहरण में 10 अवयव को ले रहे हैं, तो एल को मैंने 0 माना और आर को 9 मानेंगे, ठीक है ना। ये 0 और 9वां एरे अवयव है, और मिडिल अभी हम फिलहाल 0 के द्वारा इनिशियलाइज करते हैं।
तो एल्गोरिदम में इसे एल बराबर 0, आर को n-1 और एम को 0 माना है। ये कार्य तब तक चलता जाएगा जब लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा हो या बराबर हो। बड़ा होने पर ही, जब बड़ा हो जाएगा जिस परिस्थिति में, ये कह देगा, अगर ये बड़ा हो जाता है तो कहेगा कि टी इज नॉट फाउंड और कार्य को समाप्त कर लेगा। नहीं, लेफ्ट जब तक राइट से छोटा या बराबर है तो मिडिल को निकालता है लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। तो एल का पॉइंटर और आर का पॉइंटर, इन दोनों की स्थिति को जोड़ करके उसके बीच वाला स्थान को निकाला जाएगा। तो इस जगह में t इक्वल्स टू एक कंडीशन दे रहा है। पहले फ्लोचार्ट समझाते हैं। ये एक तुलनात्मक कार्य हो रहा है। क्या t a ऑफ m के साथ बराबर है? t वह टर्म है, वह संख्या है जिसे हम खोज रहे हैं। अगर है तो ये दिखा देगा कि ये t इज एट m पोजीशन। अगर नहीं है तो फिर दूसरी बात आता है, अगर नहीं है, बीच वाला संख्या इच्छित संख्या नहीं है, तो फिर क्या ये संख्या उस बीच वाली संख्या से बड़ी है? बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है, यानी कि 14, मैं 37 को खोज रहा हूँ, तो संख्या 37 जो कि मेरे टी में है, वह a ऑफ n फिलहाल पहले स्थिति में जो कि 14 है उससे बड़ा है। हाँ है। तो हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट को 0 पोजीशन से हटा करके इसके मिडिल के अगले स्थान पर ले लेंगे। अभी इस भाग में खोजने का कार्य है। कि तो भी इस परिस्थिति में जैसे चित्र में दिया गया है, अगर टी ए एफ एम से बड़ी नहीं है यानी कि छोटी है, तो टी मान यहाँ 7 को खोजा जा रहा है। क्या 7 14 से छोटी है? 7 14 से बड़ी है? अगर 7 14 से बड़ी नहीं है तो क्या करते हैं, राइट जो कि हमारा यहाँ अंतिम पॉइंटर था सबसे दाया, अभी मिडिल से एक घर पहले के लिए ले लेते हैं, इसलिए आर खिसकता है m-1 हो करके। उस समय में एल वही, एल का स्थान बदलता नहीं है और इस समय में आर का स्थान बदलता नहीं है, खाली एल का स्थान बदलता है। फिर आगे की वही प्रक्रिया दोहराया जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है। तो इस प्रकार के ये प्रोग्राम को हम करेंगे, उसी प्रक्रिया को किया गया है। आगे एल्गोरिदम के साथ में रख करके संख्याओं को वापस रन टाइम असाइनमेंट के द्वारा न मांग करके कंपाइल टाइम असाइनमेंट के द्वारा घोषणा कर दिया गया है। एक संख्या जिसे आप खोजना चाहते हैं उसको मांग लिया गया है प्रयोक्ता से। वो कार्य तब तक करेगा जब तक एल का मान आर से छोटा या बराबर हो। ये तब तक कार्य करेगा। यहाँ डू व्हाइल के बदले में व्हाइल लूप का हमने प्रयोग में लिए है और एम को निकाला एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है और उसके आगे टी तुलनात्मक कार्य करने के लिए इफ टी इक्वल्स टू ए ऑफ एम, हमने टी इक्वल्स टू के लिए यहाँ 2 बराबर चिन्ह है, जबकि यहाँ फ्लो चार्ट के अंदर हमने t इक्वल्स टू एम के लिए एक ही बराबर चिन्ह का प्रयोग कर रहे थे। इस चीज का ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ यह कंप्यूटर की व्याकरण की नियमों से बंधा हुआ नहीं है फ्लो चार्ट, ना ही एल्गोरिदम, जबकि ये एक सी भाषा का प्रोग्राम है। इसलिए इन सभी बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर हो जाता है तो फाउंड बराबर एम करके बाहर निकल जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर निकल जाता है। यहाँ 2 पंक्तियां होते हैं, इसलिए ये ब्लॉक बनाना न भूले। ये जो ब्लॉक बनाया गया है, यहाँ 2 पंक्तियां, इस इफ कंडीशन के आगे 2 पंक्तियों को क्रियान्वयन होना होता है, इसलिए यहाँ मझले कोष्ठक की जोड़ा यानी कि एक ब्लॉक बनाया गया है। अगर नहीं है तो दूसरा तुलनात्मक कार्य हो रहा है। क्या टेम्पररी वेरिएबल जिसे हम खोज रहे हैं वह बीच वाले संख्या a ऑफ m में जो है उससे बड़ी है? अगर बड़ी है तो लेफ्ट को खिसका देते हैं, r और अपरिवर्तित रहता है। नहीं तो r को खिसका करके m-1 करते हैं, इस समय में l अपरिवर्तित रहता है। अगर इस अंत तक सारे के सारे कार्य हो गया, पहले से हमने क्या कहते हैं, फाउंड बराबर -1। -1 मतलब किसी एरे अवयव का
इंडेक्स नंबर माइनस में नहीं हो सकता, गिनती हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए फाउंड एक फ्लैग के रूप में प्रयोग कर रहा हूं, जिसका मान को मैंने -1 रखा है। अगर मिल जाता है तो फाउंड को उस स्थान के द्वारा परिवर्तित कर देता है -1 ना रख करके। अगर पूरा चक्र घूम जाने पर भी -1 बदला नहीं है, अभी भी -1 है, तो यह कह देगा नॉट इन द नंबर इज नॉट इन द लिस्ट। नहीं तो नंबर जो है वह फाउंड +1 पोजीशन, क्योंकि हमने एम का मान फाउंड में रख दिए थे, फाउंड +1 पोजीशन में है, ऐसा लिख करके बता दिया जाएगा। प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो आपसे एक नंबर मांगा गया, मान के चले 55, तो आउटपुट देगा द नंबर इज नॉट इन द लिस्ट। तो जब हम 80 या 70 या 60 कुछ भी संख्या देंगे जो सूची में ऑलरेडी है, तो ये कह देगा कि ये कौन सी पोजीशन में है। अच्छा, ये दोनों प्रोग्राम जो है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यह दोनों प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए प्रैक्टिकल 1 और 2 के रूप में लिखा जाएगा। इसे आप नोट्स के रूप में आपको पीडीएफ फाइल में आपको संप्रेषित कर दिया जाएगा, संधारित करके रखिए। और ये आपके प्रैक्टिकल यूनिट ए यानी कि सी भाषा का प्रोग्राम नंबर 1 और 2, जिसे आपको एक स्वतंत्र प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। ठीक है, इन दोनों बातों को ठीक से ध्यान रखेंगे। अब हम इस चीज को किताब में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। किताब के ऊपर ध्यान दें कि आज हम किताब की शुरुआत से वापस थोड़ा देख लेते हैं। एरे के परिभाषा पहले पंक्ति में ये भाग हमने समझ लिए थे कि एरे समरूप डाटा तत्वों को एक परिमित यानी कि सीमित एक निश्चित संख्या क्रमों का एक संग्रह है, जो कि क्रमिक मेमोरी स्थान में संग्रहित होता है, लगातार मेमोरी स्थान में संग्रहित होते हैं। तो इन शब्दों को समझाने के बाद हम ये बताए थे कि यह एकल एरे या एक आयाम एरे, जितने सारे हम बुनियादी ऑपरेशंस किए हैं वो सारे एक आयामी एरे, डायमेंशनल एरे के रूप में हमने उसका उपयोग में लिए हैं। बहुआयामी एरे यानी कि आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस प्रकार के अनेक डायमेंशंस होते हैं, तो हम उसको बहु डायमेंशनल एरे कहते हैं। कि तो मल्टी डायमेंशनल एरे की सबसे छोटा रूप जो होता है वह द्विदिशात्मक द्विविमीय एरे 2 डायमेंशनल एरे है, जिसको हम आगे देख करके चलकर जानने वाले हैं। तो बहुआयामी एरे की सबसे छोटा रूप द्विविमीय एरे यानी कि 2 डायमेंशनल एरे है, इसकी ध्यान रखेंगे। तो एकल आयामी एरे के बारे में हमने बिल्कुल विवेचना कर लिए है। तो ये एक नंबर्स नाम की एरे है जो कि 0, 1, 2 इसका इंडेक्स पोजीशन है। यहाँ इसके सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल के रूप में एकल आयाम के रूप में इसको घोषणा किया गया है, ऐसा हमको बता दिया गया है। एक आयामी एरे की घोषणा डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम सबको सब पता है। उसका प्रकार बताएंगे, उसका नाम बताएंगे और उसके आकार बताएंगे, वेरिएबल नेम। तो उदाहरण दिया गया है, ये इंटीजर ग्रुप्ड 10, फ्लोट हाइट, ये एक फ्लोट यानी कि दशमलव संख्याओं की एरे है। ये अक्षरों की एरे है, 10 अक्षर रखने के लिए यहाँ प्रावधान किया गया है। एरे में संग्रहित होने वाले तत्वों के प्रकार को बताता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, एवं वेरिएबल के नेम एरे का नाम को बताता है, जैसे कि हाइट, ग्रुप और नेम, इस प्रकार के। ठीक है, साइज एरे में संग्रहित किए जाने वाले अधिकतम संख्या को इंगित करता है। मैक्सिमम नंबर को, कितने सेल को आरक्षित करना है, कितने संख्याओं को संधारित करना है, उसके वेरिएबल को उपयोग में लेने से पहले हमको सोच लेना पड़ेगा। अधिकतम संभावित संख्याओं का गणना करके उसको लिखना पड़ता है। सी प्रोग्रामिंग भाषा कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैरेक्टर के एरे के रूप में प्रबंध करता है, जैसे हम बाद में देखने वाले हैं। तो एक एरे के बारे में ये उदाहरण दिया गया है। इस प्रकार की लगातार एरे 0, 1, 2, 3 में 35, 20, 40 नंबर के एरे को संधारित करके रखा गया है। एरे को किस प्रकार की प्रारंभिक मान देते हैं हम जानते हैं, कंपाइल टाइम एरे, जैसे पहले 3 प्रोग्राम में हमने दिए, और आज के दोनों उदाहरण में हमें कंपाइल टाइम एरे को हमने आज के दोनों उदाहरण में हम कंपाइल टाइम
असाइनमेंट किए हैं, जबकि पहले से किए गए एरे के प्रोग्राम में हम रन टाइम असाइनमेंट किए हैं, यानी कि प्रिंटफ स्कैनफ के द्वारा प्रोग्राम के रन करते समय वेरिएबल के अवयव को मान को जुटाए हैं। तो यह कंपाइल टाइम में जैसे करते हैं, आज के उदाहरण में हमने देखे हैं इंटीजर नंबर ऑफ 3 मझले कोष्टक में तीनों संख्याओं को फिर अंत में सेमीकोलन इस प्रकार दे सकते हैं। और रन टाइम के द्वारा हम सब जानते हैं, इससे पूर्व एक प्रिंटफ कमांड देकर हम लिख सकते हैं, किताब में नहीं है पर हम अपने तरफ से जोड़ सकते हैं, एंटर 10 नंबर्स। तो स्कैनफ करके ये 10 बार ये काउंटर चलेगा 0 से लेकर के 9 तक, और एक सब 0 से लेकर के एक सब 9 तक की मेमोरी स्थान में वो उसे आरक्षित करेगा। तो एक एक एरे को घोषणा करके प्रिंट करने की जो पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किए थे, उसके बारे में ये उदाहरण के रूप में लिखा गया है और उसका आउटपुट को बताया गया है। यह 2 डायमेंशनल एरे के बारे में चर्चा कर रहा है। बहुआयामी एरे। सामान्य रूप से बहुआयामी एरे की घोषणा निम्न प्रकार से होता है। यहाँ बहुआयाम के लिए प्रत्येक आयाम के लिए सबस्क्रिप्ट की संख्या बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण में द्विआयामी एरे यानी कि द्विविमीय एरे 2 डायमेंशनल है, 1, 3 और 4 यानी कि 3 रो और 4 कलम। 3 रो इसको हम रो कहेंगे, 0 1 2 ये जो रो चलेगा 0 1 2। और कलम्स में खड़े खड़े ये वाला जो कलम चलता है, ये 1 नंबर कलम, ये 2 नंबर कलम। स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो खड़े खड़े होते हैं, और पंक्तियां यानी कि आड़ी पंक्तियों को हम रो कहते हैं। तो रो भी 0 1 2 इंडेक्स संख्या के द्वारा, और कलम यहाँ 0 1 2 3 इस प्रकार की कलम के द्वारा चिन्हित किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक अवयव को आप देख सकते हैं इसके अंदर x00 अर्थात 0th रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम, 0th रो फर्स्ट रो और सेकेंड कलम 1, 02 फर्स्ट रो और थर्ड कलम। ठीक है, इस प्रकार की अंतिम सेल हो गया एक सब 2 3 थर्ड रो और फोर्थ कलम, एक एक बढ़ जाता है। तो इसको भी इसी प्रकार की द्विदिशात्मक एरे के रूप में हम मांग सकते हैं और संचय करके रख सकते हैं। इसके लिए रो को रखने के लिए, मांगने के लिए आउटर लूप का प्रयोग किया जाता है, और कलम्स को जब रो 0 होगा, कलम 0 1 2 रो को 1 करेगा, कलम 0 1 2 इस प्रकार की आउटर लूप में रो को लिखा जाता है, और इनर लूप में, अंदर वाला लूप में कॉलम्स को लिखा जाता है। ठीक है, अगले भाग में हम कोई 2 डायमेंशनल एरे को लिखने पढ़ने से पहले वास्तव में ये किस प्रकार की मेमोरी स्थान में संधारित होता है, उस वाले भाग को यानी कि इस मेमोरी वाले भाग को सीखने वाले हैं। धन्यवाद।